Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27 September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about geopolitical tensions in East and South China Seas. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो एक बार जरा लोकेशन देख लेते हैं इन दोनों सी की जिनसे रिलेटेड इस आर्टिकल में डिस्कशन होने वाला है, साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी। जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, जो चाइना है उसका जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके सदर्न साइड में है साउथ चाइना सी और बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी इज रिलेटिवली ओपन, जबकि साउथ चाइना सी जो है लगभग 3 साइड से क्लोज्ड है। साउथ चाइना सी जो है वो चाइना के अलावा ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, या कोस्ट शेयर कर रहा है, जबकि ईस्ट चाइना सी चाइना के अलावा जापान और कोरिया जैसे देशों के साथ अपना कोस्ट शेयर कर रहा है। ये दोनों ही जो सी हैं, वाटर बॉडीज हैं, दे कैन बी कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ दिस इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, हमने 1-2 दिनों पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया कि इंडो पैसिफिक रीजन स्प्रेड्स फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका। ये पूरा का पूरा जो एरिया है उसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। बेसिकली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिला लिया गया तो उस रीजन को कहा जाता है इंडो पैसिफिक रीजन। और इंडो पैसिफिक रीजन के भी कोर में है या हार्ट में है ये दोनों वाटर बॉडीज, साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी। इन दोनों में भी साउथ चाइना सी हैज मोर प्राइम लोकेशन। तो ये तो बात हो गई इन दोनों सी की लोकेशन की। दोनों ही सीज में हाल फिलहाल में डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं, सोवरेनिटी या टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे हैं। अगर ईस्ट चाइना सी की बात की जाए तो यहाँ पे मेनली डिस्प्यूट है जापान और चाइना के बीच में। जापान के हिसाब से ये होनी चाहिए मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड जापान, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जबकि चाइना के हिसाब से दिस येलो कलर वाली जो लाइन देख रहे हैं, दिस शुड बी द मैरीटाइम बाउंड्री। बोथ हैव देयर ओन आर्ग्यूमेंट्स, both have their own arguments on the basis of international provisions of United Nations Conventions on Laws of Sea. At the same time some historical background कि इस टाइम में इतने साल पहले या 100 साल पहले ये आइलैंड हमारा हुआ करता था, उस हिसाब से something like that. So 2 grounds are there for claiming 2 different maritime boundaries. One is on the basis of the current international norm of United Nations Conventions on Laws of Sea, and second some historical background. But ये जो differences हैं with respect to maritime boundary between Japan and China, ये mainly आकर के conflict में convert हो जाता है at this island. An island is located here in East China Sea. इस island का नाम है सेनकाकू आइलैंड as per जापान। और ये जो सेनकाकू आइलैंड है ये जापान के कंट्रोल में है राइट सिंस 1875। बट चाइना क्लेम्स कि नो, सिंस द टेरिटोरियल या मैरीटाइम बाउंड्री शुड बी दिस आइलैंड शुड बिलोंग टू चाइना। और चाइना इसको ट्रेडिशनली इस आइलैंड को कहता रहा है दियाओ आइलैंड। तो इसी कारण से वैसे तो पूरे ईस्ट चाइना सी में डिफरेंसेस हैं मेनली बिटवीन जापान एंड चाइना, बट द डिफरेंस गेट्स वेरी अक्यूट at this island जिसको सेनकाकू डियाओ आइलैंड डिस्प्यूट कहते हैं। इट इज बिटवीन चाइना एंड जापान। वैसे ही अगर बात की जाए साउथ चाइना सी की तो इसकी बातचीत तो हमने कई दफ़ा की है, इसका जिक्र तो हमने कई दफ़ा किया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि चाइना ने यहाँ पे इस साउथ चाइना सी में सी द सेंट्रलिटी ऑफ दिस वाटर बॉडी। इट इज कंप्लीटली एट द कोर ऑफ इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन का जो ट्रांजिशन एरिया है। और यही कारण है कि चाइना डेस्परेटली वांट्स टू हैव अ लार्जर सी इन दिस एरिया। जो भी सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है या यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें चाइना वांट्स अ लार्जर से।
और यही कारण है कि चाइना ने आर्बिट्ररी तरीके से यहाँ पे एक 9 डैश लाइन ड्रॉ किया है। मैप पे उसने ये ड्रॉ किया है 9 डैश लाइन, और क्लेम करता है कि ये पूरा एरिया जो 9 डैश लाइन के अंदर आता है, इट इंटायर एरिया बिलोंग्स टू चाइना। ऑफ कोर्स इस क्लेम के पीछे चाइना कुछ अपना हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन देता है कि ये वाला आइलैंड 12th सेंचुरी में इस हमारे किंगडम के अंदर आया करता था। ऑन दैट ग्राउंड, सो चाइना हैज इट्स ओन आर्ग्यूमेंट्स एंड इन मेनी केसेस सुपरफिशियल आर्ग्यूमेंट्स, नॉट हैविंग सब सब्सटेंशियल ग्राउंड। येट चाइना ने इस तरीके से ये जो साउथ चाइना सी है, विच इज मेनली बिटवीन चाइना ऑन वन साइड एंड देन ताइवान एंड 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनाई, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया, इन देशों के बीच में साउथ चाइना सी है। यहाँ का 90% एरिया चाइना ने क्लेम कर रखा है बाय ड्राइंग एन आर्बिट्ररी 9 डैश लाइन। और फिर यहाँ पे जो नेचुरल आइलैंड्स हैं वहाँ पे अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है चाइना, वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को स्टेशन कर रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी डेवलप किए हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। उसके अलावा कई सारे अग्रेसिव मैरीटाइम टैक्टिक्स भी अपनाता है। अगर कोई दूसरे देश की शिप दिख जाती है तो उसको, कोस्ट गार्ड की शिप दिख जाती है तो चाइना के कोस्ट गार्ड्स उसको थ्रेटन करते हैं। तो अग्रेसिव मैरीटाइम टैक्टिक्स भी अपनाता है चाइना अपना क्लेम साउथ चाइना सी में स्ट्रांग बनाए रखने के लिए। चाइना क्यों चाहता है इन दोनों सीज में अपनी मसल फ्लेक्सिंग क्यों कर रहा है चाइना? व्हाई इट वांट्स टू हैव ए स्ट्रॉन्गर फुट होल्ड इन दीज सी? इन दोनों सी का कई सारे डायमेंशन से सिग्निफिकेंस है इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोपॉलिटिक्स। सबसे पहले तो आप लोकेशन देख लीजिए। जियोपॉलिटिक्स में वर्ड ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट। तो द लोकेशन या द ज्योग्राफी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया either increases its importance or sometimes diminishes its importance. So if geography या location is prime, then suddenly the importance gets increased by multiple time. और वही true है as far as South China Sea is concerned. ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में भी साउथ चाइना सी का जो जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इट इज वेरी हाई। क्योंकि जिसने भी इस एरिया को अक्वायर कर लिया या यहाँ पे अपनी फुटप्रिंट स्ट्रॉन्ग कर ली, उसके पास कई सारे ऐसे चोक पॉइंट्स आ गए टू restrict the international trade. So many countries would be under a kind of indirect implicit threat as far as their international trade is concerned once China strengthen its footprints in South China Sea, और वही करने की वो कोशिश कर रहा है थ्रू 9 डैश लाइन। तो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ द चोक पॉइंट, इंपॉर्टेंट सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि इंपॉर्टेंट जो ट्रेड हैं वो इस एरिया से मूव करते हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है इस एरिया से एसोसिएटेड बिकॉज दिस एरिया इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एज वेल एज फिशरीज। एंड वन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर चाइना इज सिक्योरिटी बफर। यू सी, यहाँ पे जो देश हैं इस रीजन में, एक तो हो गया जापान, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा फिलीपींस। ऑल दीज 3 countries आर ट्रेडिशनली सिक्योरिटी पार्टनर ऑफ द यूएस, and you can say ki they have entered into a kind of security alliance with the US, where the US is the senior partner. That is why the US has stationed its navy on the coast of Korea, Japan as well as Philippines. और इसी कारण से अमेरिका ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को अपना जोन ऑफ इन्फ्लुएंस या बैकयार्ड कहता रहा है कि ये तो हमारा ही एक्सटेंशन है, या आवर प्रेजेंस इज वेरी स्ट्रांग देयर। नेचुरली इट प्रोवाइड्स और इट गिव्स थ्रेट टू चाइना बिकॉज चाइना वांट्स सम सिक्योरिटी, सम डिस्टेंस फ्रॉम द यूएस नेवल फोर्सेस। तो कहीं ना कहीं ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रांग करके चाइना is looking forward to develop a security buffer for itself. And the threat is because of the US and its strong military presence on the coast of Japan, Korea and Philippines, who are traditionally the military allies of the US. तो यही कारण है कि चाइना जो भी हो सके, जैसे भी हो सके, कुछ केसेस में तो इंटरनेशनल नॉर्म्स को वायलेट करके भी चाइना अपने इन्फ्लुएंस को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है इन साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी।
बट इस चक्कर में चाइना कई दफा बहुत अग्रेसिव स्टैंड ले लेता है। वंस इट थ्रेटेंड वियतनाम ओपनली, इट्स कोस्ट गार्ड्स को थ्रेटन किया उसने। उसने वहां की ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को रातों रात इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया फ्रॉम अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। वैसे ही कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कैसे फिलीपींस के एक वेसल को थ्रेटन किया चाइना ने। द पॉइंट इज, इन ऑर्डर टू फ्लेक्स इट्स मसल इन साउथ चाइना सी विथ इट्स ओन goals to be achieved in the region, China is frequently ending up with some unprovoked aggression। ऐसा ऐसा काम कर रहा है अननेसेसरी, बाकी देशों को थ्रेटन कर रहा है, बिना प्रोवोक किए भी अग्रेशन दिखा रहा है, जिस कारण से चाइना का सॉफ्ट पावर तो काफी हाल फिलहाल में निगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है। सॉफ्ट पावर मतलब इन्फ्लुएंस, द अट्रैक्शन ऑफ ए कंट्री। वो सॉफ्ट पावर तो वैसे भी कम था चाइना का, अगर बात की जाए यूएस की तुलना में तो सॉफ्ट पावर तो वैसे भी कम था, वो और भी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। और यही कारण है कि हाल फिलहाल में कई सारे एंटी चाइना ग्रुप्स आर ऑन द राइज, जैसे क्वाड हो गया, आईपीईएफ हो गया। नन ऑफ देम हैव ओपनली नेम्ड चाइना, बट कहीं ना कहीं द कोर, हमने देखा था उसको इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल 2-3 दिनों पहले ही क्वाड की समिट के बाद, कि द ग्लू इज चाइना, चाइना फैक्टर। आईपीईएफ 14 मेंबर कंट्रीज के बारे में हमने देखा 1-2 दिनों पहले। अगेन इट इज मेनली डेवलप्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ओवर चाइना। तो ये फैक्टर इतना स्ट्रांग हो गया है कि चाइना के खिलाफ धीरे धीरे पूरी दुनिया एक तरफ हो रही है। और यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में, या एपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछा जाता है। वो जो करंट टाइम के जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, इंपॉर्टेंट कंसर्न्स होते हैं, उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपसे अब ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि बताइए 1954 में साइनो इंडिया डील, पंचशील में क्या क्या बातें लिखी गई थी, ऐसे सवाल नहीं आएंगे। देखिए जो 1-2 दिनों पहले यूपीएससी एग्जाम हुआ है, जीएस पेपर 2 में क्या प्रश्न पूछा है। द वेस्ट इज फॉस्टरिंग इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस dependence on China's supply chain and as strategic ally to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with examples. तो हमने इस डायरेक्शन में कितने आर्टिकल्स पिछले 1 महीने में ही पढ़े। अगर आप 1 महीने से न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, अगर सिर्फ 1 महीने से भी, तो भी आपको कई सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इस आर्ग्यूमेंट को या इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। इस पूरे सवाल में जवाब आपका बन सकता है सिर्फ एग्जाम्पल्स की मदद से। बोला ही है, स्टेटमेंट तो उन्होंने लिख करके ही दे दिया है। देयर इज नो क्वेश्चन इन दिस, दे आर सिंपली एक्सपेक्टिंग यू टू इलाबोरेट अपॉन दिस स्टेटमेंट विथ मोर एग्जाम्पल्स, कि वेस्टर्न कंट्री जो हैं वो भारत की मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू डेवलप अ सप्लाई चेन to reduce dependence over China, in order to develop a strategic alliance to counter China's political and economic influence। अब ये तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, इसको हमें सिर्फ एग्जाम्पल्स की मदद से जस्टिफाई करना था। आप ही देखिए 1 महीने में ही हमने इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। सप्लाई चेन से संबंधित कल ही हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बातचीत की। क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप, सप्लाई चेन में हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप डेवलप हो रहा है। इकोनॉमिक एंगेजमेंट, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, आईपीईएफ इसी वीक पढ़ा था। अगेन द गोल वाज टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ओवर चाइना, 14 मेंबर कंट्रीज। क्वाड सबमिट हुई है, हमने हाल फिलहाल में देखा। द गोल इज अगेन टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन। I2U2 मैंने हाल फिलहाल में नहीं पढ़ाया है, बट 3-4 महीनों में कभी ना कभी पढ़ाया ही होगा। इंडिया, इजराइल, यूएस एंड यूएई, इट्स अ पॉलिटिकल यूनिट टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन वेस्ट एशिया। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इंडिया डिफेंस एग्रीमेंट हमने देखा है लगभग 15-20 दिनों पहले ही, कि कैसे सोसा एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया यूएस के बीच में। उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको सिखाया कि 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और यूएस के बीच में, डिफेंस रिलेटेड, लेमोआ, कॉमकासा, बेका। तो इस तरीके से हमें अलग अलग एरियाज में एग्जाम्पल्स देने थे कि कैसे यूएस, क्योंकि वेस्ट में तो मेनली इट इज अ यूएस डोमिनेटेड ग्रुप, तो वेस्ट
dominated by US. It is supporting India, fostering India to develop a kind of anti-China unit. कंक्लूजन में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लिखना होगा कि ये बात सही है कि चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप अ ब्रॉडर कोऑपरेशन या ब्रॉडर फ्रेमवर्क, बट एट द सेम टाइम इंडिया इज वेरी माइंडफुल कि वेस्ट स्पेशली द यूएस इज नोन फॉर इट्स बेट एंड ब्लीड अप्रोच। वो चढ़ा देता है लोगों को कि हाँ हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, और फिर लड़ा देता है, और जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो पीछे हट जाता है। इसी को कहा जाता है बेट एंड ब्लीड अप्रोच ऑफ द यूएस, एंड इंडिया नोज दिस, एंड दैट इज व्हाई इंडिया नीड्स टू बी वॉचफुल। ऐसा कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप अगर यूपीएससी का इस बार का जो एग्जाम हुआ है उसमें स्टैटिक क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, जैसे हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस छोड़ दीजिए। बाकी सारा जो जीएस का क्वेश्चन आप अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ज़्यादातर प्रश्नों के जवाब आप दे सकते थे विथ हेल्प ऑफ द डिस्कशंस दैट वी डू इन न्यूज़पेपर एनालिसिस। जैसे जीएस पेपर 2 डाउनलोड कर लीजिए, सीएजी के बारे में पूछा है, हमने सीएजी के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले, जब असम सरकार का को लेकर के असम सरकार के बजटिंग और डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ने पे सीएजी का एक रिपोर्ट आया था, तो वहाँ पे मैंने सीएजी से संबंधित एक क्वेश्चन कराया था। वहाँ पे तमाम बातें सीएजी के बारे में बताई थी, विनोद राय जी के बारे में बताया था, वो सब चीज़ें लिख सकते थे। लोक अदालत के बारे में पूछा है, तो आप खुद देखिए, जा करके क्वेश्चन डाउनलोड कीजिए और देखिए। अगर आप 6 महीने से न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं तो आपको फील होगा कि ज़्यादातर प्रश्नों के जवाब आप दे पाएंगे। ज़्यादातर प्रश्नों के लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है बिकॉज ऑफ द न्यूज़पेपर एनालिसिस। और मैं ये सब कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग करने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा न्यूज़पेपर एनालिसिस कितना अच्छा है। दिस इज जस्ट टू गिव यू कॉन्फिडेंस कि अगर ईमानदारी से हम और आप अगर काम करते रहेंगे तो एपीएससी और यूपीएससी दोनों में सिलेक्शन संभव है। लेट्स कीप ऑन ट्राइंग। मैं भी और कोशिश करूंगा और इम्प्रूवमेंट करने की। मैं कोशिश करूंगा कि जो यूपीएससी का इस साल का पेपर हुआ है उसका डिस्कशन लेकर के आऊं, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक होती है तो। बट लेट्स कीप ऑन ट्राई टू अचीव मोर एंड मोर। ठीक है, आप खुद ही पेपर डाउनलोड करके देखिए, आपको समझ आएगा कि यू कैन डू थिंग्स। जो डिस्कशन हुए उनके बेसिस पे आप सवाल के जवाब लिख सकते हैं। द नेक्स्ट इज अबाउट नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Science and Technology point of view. नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है क्या? देखिए, भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है, साल 2015 में लॉन्च किया गया था, मेनली बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों के कोलैबोरेशन से लाया गया नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि भारत के अंदर 70 सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए जाएं, जो भारत के अलग अलग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में जैसे आईआईटीज या आईआईएससीज में इस्टेब्लिश किए जाएं, ताकि इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो कंप्यूटेशन एबिलिटीज हैं वो स्ट्रेंथन हो। दैट इज द गोल ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। 70 सुपर कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे और भारत के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट कर रही है, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी ग्राउंड पे इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है सीडैक इन एसोसिएशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सीडैक की अगर बात की जाए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, तो इसको डेवलप किया गया आफ्टर 1987। क्या हुआ था 1987 में? भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी कि आप अपने क्रे सुपर कंप्यूटर हमें दें ताकि हमारे देश के अंदर भी सुपर कंप्यूटिंग एबिलिटीज स्ट्रेंथन हो, बट अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कि आप इसका मिलिट्री यूज कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट डिनाइड इंडिया एक्सेसिबिलिटी टू इट्स क्रे सुपर कंप्यूटर्स। तो फिर भारत ने फैसला किया कि अब वो अपने खुद के सुपर कंप्यूटर्स बनाएगा, और इसी मकसद से भारत सरकार ने इस्टेब्लिश किया सीडैक, विच वॉज हेडक्वार्टर एट पुणे। और फिर हमने अपने सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करने शुरू किए। लेकिन फिर मॉडर्न एज के सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करने के लिए लाया गया नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन 2015 में। इस नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत कई सारे सुपर कंप्यूटर्स अभी तक ऑलरेडी डेवलप किए जा चुके हैं, जैसे परम शिवाय वाज द फर्स्ट
सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड अंडर दिस नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, इसको स्टैब्लिश किया गया एट IIT BHU। उसके अलावा परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम युक्ति, इस तरह के नए नए नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर्स बनाए गए। अभी तक का जो भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम सिद्धि AI, which also has been developed by or developed under नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ओनली। तो इस नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत भारत ने अपने नए मॉडर्न एज के सुपर कंप्यूटर्स डेवलप किए हैं। अभी तक का जो भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI also has been developed under this national super computer mission. This Param Siddhi AI ranks 63 amongst all the supercomputers across the world, और ये भारत का तो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। परम सिद्धि AI को स्टैब्लिश किया गया है एट द CDAC हेडक्वार्टर इन पुणे। करंट न्यूज ये है कि नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंतर्गत 3 नए सुपर कंप्यूटर्स और डेवलप करके इंस्टॉल किए गए हैं एट 3 डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द कंट्री। एक लगाया गया है पुणे में, दूसरा दिल्ली में और तीसरा कोलकाता में। तो पुणे में जो लगाया गया है सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, वो लगाया गया है एट जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप सेंटर पुणे। इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर एस्ट्रोनॉमी। दिल्ली में सुपर कंप्यूटर डेवलप करके लगाया गया है अंडर दिस नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन एट दिल्लीज इंटर यूनिटी एक्सेलेरेटर सेंटर, और कोलकाता में एट SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस। इन दोनों जगहों पे, दिल्ली में और कोलकाता में जो सुपर कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, दे विल बी यूज्ड फॉर स्टडिंग हाई एनर्जी फिजिक्स। इस डिस्कशन के बेसिस पे, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बेसिस पे, ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about infrasound for nuclear explosion detection. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. इस इंफ्रासाउंड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कल ही इसके बारे में चर्चा हो रही थी न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जब हम बैंड ट्रीटी के बारे में देख रहे थे, which supports the idea of complete ban on nuclear weapons, चाहे नए डेवलपमेंट हो या एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन की बात हो। तो वहां पे हमने बैंड ट्रीटी के बारे में देखा, TPNW, और दूसरा हमने कल NPT के बारे में देखा। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटी कल हमने देखी। आज हम देखते हैं CTBT के बारे में पहले, एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। CTBT, Comprehensive Test Ban Treaty. This treaty aims to ban all kinds of nuclear explosions across the world. अब कोई भी नया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होगा, चाहे मिलिट्री पर्पस के लिए हो चाहे सिविलियन पर्पस के लिए हो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए। इट वाज proposed in 1996, but it can become legally enforceable only if all the 44 countries that are having nuclear facility, चाहे सिविलियन या मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज, साइन एंड रेटिफाई इट, साइन भी करें और ऑफिशियली इसको इंप्लीमेंट भी करें, उनकी पार्लियामेंट उसको रेटिफाई भी करे, एक्सेप्ट भी करे, तभी जाकर के CTBT विल कम इनटू फोर्स। बट जो 44 कंट्रीज हैं उसमें से 35 ने तो साइन भी कर दिया, रेटिफाई भी कर दिया है, 5 ने साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है, 3 ने तो ना ही साइन किया है ना ही रेटिफाई किया। उसमें से भारत भी वो देश है जिसने ना ही साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है। इसी कारण से आप कह सकते हैं कि CTBT हैज नॉट बीन कंप्लीटली इनटू फोर्स because all the 44 countries are yet to sign it and ratify it. यह है CTBT। इसका लक्ष्य है हर तरह के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को बैन करना, प्रिवेंट करना, कि कोई भी नया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो ही नहीं, ना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा ना ही कोई नया न्यूक्लियर वेपन बनाया जाएगा। दैट इज द आइडिया बिहाइंड CTBT। भारत ने क्यों ना ही साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है? साइन ही नहीं किया तो रेटिफाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो देखते हैं क्या आर्ग्यूमेंट है भारत का। भारत का मानना है कि CTBT इज डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी किस सेंस में
भारत का कहना है कि जिन देशों ने अभी तक न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया है, अब उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन है, जिनके पास अभी तक न्यूक्लियर वेपन नहीं है उनके ऊपर इफेक्टिवली ये बैन लगेगा, क्योंकि जिनके पास है उनको तो नया एक्सप्लोजन करने की जरूरत ही नहीं है, दे ऑलरेडी हैव दैट टेक्नोलॉजी। सो जैसे भारत की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, हमने तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर लिया है, हमारे पास तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तो वेपन है। सो नाउ इफ फ्रॉम नाउ ऑन इफ ऑल द एक्सप्लोजन्स आर बैंड, देन जो देश जिन्होंने अभी तक न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं किया है वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे, जबकि जिन देशों ने डेवलप कर लिया है उनके पास तो अब न्यूक्लियर वेपन है ही। सो दिस इज हाउ देयर विल बी a permanent difference between haves and have nots, and those who have not developed nuclear weapons so far, they will remain always under threat कि they now might be attacked by those who are having nuclear weapon। तो भारत हमेशा से ही सपोर्टर रहा है of the idea of complete disarmament of nuclear weapons, and that is why India consider this CTBT as half-hearted approach to restrict rise of nuclear weapons, and it is discriminatory also. It is discriminatory against those who have not developed nuclear weapons so far. India is supporter of idea of complete disarmament. खत्म करना है तो पूरी तरह से खत्म कीजिए। Why to have cut off date कि from now on no one will be able to explode? खत्म करना है तो भविष्य में भी कोई ना बना पाए और जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स है वो भी कंप्लीटली गिव अप किया जाए। दूसरा, इंडिया का मानना है कि इट इज इनसफिशिएंट ऑल्सो। अभी देशों ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज, उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि उनको रियल सेंस में एक्सप्लोजन करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे सीटीबीटी जो है वो इन द एटमॉस्फेयर या अंडरग्राउंड या ऑन द सरफेस जो एक्सप्लोजन होंगे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसको डिटेक्ट कर सकता है। बट सम कंट्रीज हैव डेवलप्ड सच ए टेक्नोलॉजी जहाँ पे उनको वाकई तौर पे एक्सप्लोजन करने की जरूरत नहीं है, वो सिस्टम में सॉफ्टवेयर की मदद से सिमुलेटेड टेस्टिंग करके भी एक्सप्लोजन करके वो डिटेक्ट अपना नया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेक्नोलॉजीज या मेथड डेवलप कर सकते हैं। सो दैट इज वाई भारत का मानना है कि द सीटीबीटी इज इनसफिशिएंट टू कर्ब न्यूक्लियर proliferation, स्पेशली इन द एरा ऑफ सिमुलेटेड टेस्टिंग। ये तो बात हो गई सीटीबीटी की। बट सीटीबीटी में कैसा है, सीटीबीटी को इन्फोर्स कराने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है सीटीबीटीओ, जो अभी तक सीटीबीटी पूरी तरह से इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ है, बट सीटीबीटीओ जो सेंट्रल या कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि पूरे दुनिया भर में नजर रखे कि किसने नया एक्सप्लोजन किया, किसने नहीं किया। अभी भी ये ट्रीटी पूरी तरह से इन्फोर्स नहीं हुआ, येट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज देयर सीटीबीटीओ which does a surveillance worldwide in order to have an idea कि कौन सा देश नया एक्सप्लोजन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो CTBTO, the organization does surveillance to ensure that the signatories जो साइन कर चुके हैं ऑलरेडी, अब अभी तक पूरी तरह से तो इन्फोर्स नहीं हो पाया है। जिस दिन ये 44 देश सब साइन कर देंगे उस दिन इसको माना जाएगा कि यूनिवर्सली इन्फोर्स हो गया कि नो न्यू एक्सप्लोजन कुड बी डन। बट जो ऑलरेडी साइन कर चुके हैं वो देश कोई नया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना करें, इस चीज को इंश्योर कराने के लिए काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन सीटीबीटीओ, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटीबीटीओ से रिलेटेड ही ये करंट न्यूज है कि उन्होंने अपने जो साइंटिस्ट लोगों की टीम है उनकी हाल फिलहाल में ट्रेनिंग कराई है, वर्कशॉप कराया है इंफ्रासाउंड को पकड़ने के लिए, इंफ्रासाउंड को डिटेक्ट करने के लिए। इंफ्रासाउंड होता क्या है? साउंड वेव्स विथ वेरी लो फ्रीक्वेंसी, ऐसे साउंड वेव्स को कहा जाता है इंफ्रासाउंड वेव्स। ऐसे जो इंफ्रासाउंड वेव्स होते हैं दे कॉज ए वेरी स्मॉल या माइन्यूट चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है विथ माइक्रो बैरोमीटर्स, और उसको डिटेक्ट करके पता किया जा सकता है कि कहीं दूर पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ है। तो सीटीबीटीओ के जो साइंटिस्ट हैं दे विल बी नाउ ट्रेन्ड टू डिटेक्ट इंफ्रासाउंड्स एंड दैट विल बी यूज्ड टू इन्फर अ डिस्टेंट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी कि कहीं दूर पे भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा तो काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ये इंफ्रासाउंड ट्रैवल करते हैं, और इंफ्रासाउंड जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज लाते हैं जिसको माइक्रो
बैरोमीटर से डिटेक्ट किया जा सकता है, उसी को टेस्ट करेंगे अब सीटीबीटीओ के साइंटिस्ट। इससे डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कहीं दूर पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो नहीं हुआ है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about issues of poor urban planning and city flooding in Guwahati. This topic is important from our syllabus GS पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो गुवाहाटी शहर के अंदर फ्लडिंग का क्या इशू है, अर्बन फ्लडिंग का, ये तो हम और आप सब जानते ही हैं। थोड़ी सी भी बारिश हो गई तो पानी भर जाता है जगह जगह पे। तो वी रेजिडेंट्स ऑफ गुवाहाटी वी फेस अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, यही इस आर्टिकल में भी लिखा है। इंडियन एक्सप्रेस में आया है आर्टिकल। अब देखिए, असम ट्रिब्यून में नहीं, वहाँ पे एक प्रॉपर पैनल डिस्कशन हुआ। पैनल डिस्कशन में 4 पैनलिस्ट थे, एक्सपर्ट्स ऑफ असम, हु हैव गिवन देयर ओपिनियन अबाउट द प्रॉब्लम बिहाइंड अर्बन फ्लडिंग इन गुवाहाटी एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन। उसमें से एक तो स्वप्निल बरुआ सर को तो मुझे लगता है आप सब जानते भी होंगे, और इंटरव्यू पैनल में भी रहते हैं एसपीएम के, वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट फ्रॉम रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर फ्रॉम असम, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हैं। तो पैनल में वो भी थे, उनका ओपिनियन भी देखेंगे। तो गुवाहाटी के अंदर फ्लडिंग का क्या हाल होता है वो तो आप जानते ही हैं। वही लिखा है इस आर्टिकल में कि द सिटी इज ऑफन डेल्यूज्ड विद फ्लड इवन आफ्टर स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो कारण क्या है इसके पीछे, वाई वी फेस सच अ प्रॉब्लम, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो कारण बताया गया है कि जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये ऑपरेट करती है विदाउट पीपल्स कंसर्न। जहां मन करे वहां ब्रिज बना रहे हैं, फिर वो जो कंक्रीट वगैरह है ब्रिज बनाने के लिए, वो सामान अनसाइंटिफिक तरीके से रोडों के किनारे स्टोर कर देते हैं। फिर बारिश होती है, उसमें से काफ़ी सारा कंक्रीट मटेरियल जो है जाकर के आसपास के सीवेज में चला जाता है, उसको ब्लॉक कर सा दे देता है। द लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन प्लानिंग। इसके अलावा द अर्बन डेवलपमेंट इज मेनली डन बाय द ब्रोकर्स हु हैव नो इंटरेस्ट इन डेवलपिंग ए सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। ब्रोकर्स का तो काम ही है कि खराब सड़कें बनाओ, खराब सीवेज सिस्टम बनाओ कि 1-2 साल में टूट जाए, कि फिर से हम को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिले। और उसके अलावा सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम जो है इनकम्प्लीट है, पार्ट पार्ट में है, एक प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। उसके पीछे कारण बताया गया कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रेनेज प्लान बनाया गया था गुवाहाटी शहर के लिए 1972 में। उसको बनाया था कोलकाता मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी ने, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है। एक बार इस आर्टिकल को खुद भी आप पढ़ सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्रेनेज प्लान बनाया गया था गुवाहाटी शहर का 1972 में, लेकिन उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। पार्ट पार्ट में बनाया गया एज ए पैच वर्क, और यही कारण है कि आज हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो स्वप्निल बरुआ साहब कहते हैं कि जो शहर का स्लोप है वो सदर्न साइड में फ्लो करता है। तो द सिटी ड्रेन्स प्राइमरली टू द साउथ विथ स्टीप हिल्स एंड लो लाइंग एरियाज। और अब स्ट्रक्चर इतना खराब हो चुका है, अर्बन प्लानिंग इतना स्प्रॉल्ड तरीके से हो चुका है, अर्बन एक्सटेंशन, कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। दैट मेक्स इट ए वेरी डिफिकल्ट चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अर्बन फ्लडिंग या आर्टिफिशियल फ्लडिंग ऑफन सीन इन गुवाहाटी सिटी। अलग अलग पैनलिस्ट ने अपने हिसाब से अलग अलग सॉल्यूशन सजेस्ट किए, बट आइडिया वही है कि ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस या ट्रेडिशनल नॉलेज के अलावा मॉडर्न सॉल्यूशंस को भी इंटीग्रेट करना होगा। सिटीजन पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो नीडेड। हम लोग को भी रिक्वायर्ड है कि हम इधर उधर अपने गार्बेज डंप ना करें, साइंटिफिक तरीके से ही जो म्युनिसिपल अथॉरिटी है उनके ही डेजिग्नेटेड एरियाज में ही जाकर के गार्बेज डंप करें, नहीं तो फिर यह अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना था, पैनलिस्ट का, कि स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट एज सुन एज पॉसिबल हमें लाना चाहिए गुवाहाटी शहर में। स्पंज सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इट स्टार्टेड इन चाइना, इट हैज़ बीन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड बाय सिंगापुर। स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि शहर में वाटर बॉडीज, छोटे छोटे वाटर बॉडीज डेवलप किए जाए, जैसे पॉन्ड्स वगैरह डेवलप किए जाए। उसके अलावा ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाए, इवन छतों पे, हाई राइज बिल्डिंग के छतों पे भी पेड़ पौधे लगाए जाए जो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करे। शहर को एक स्पंज की तरह डेवलप किया जाए, मतलब मोर एंड मोर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। The sponge cities are those urban areas with abundant natural areas like tree, lakes and parks which are developed in such a manner that they can absorb more and more rain. तो जब ये ज़्यादा पानी को absorb कर लेंगे
तो नेचुरल सी बात है कि फ्लडिंग का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होगा। ये स्पन सिटी का कॉन्सेप्ट चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। वहाँ पे उसके बाद से फ्लडिंग का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक काउंटर हुआ है। असम सरकार का भी प्लान है कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, नगांव और सिलचर को स्पन सिटी की तरह डेवलप किया जाएगा, लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा, दैट इज येट टू बी सीन। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, ये 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, स्टॉक फाइलिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन, राइट? Nuclear armed state like US, Russia and China are signatory of TNPW. That is not right. Critical minerals are essential for modern day technologies. That is true. The term critical refers to their importance in future transition, such as